Good morning, students. This is the next part of the chapter number 3 history. हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह जर्मनी ने जब अब सोने जो गोल्ड था उससे अपने जुर्माने को भरने की कोशिश की और उसमें जब वो असफल हो जाता है तब वो जुर्माना देने से मना कर देता है। जब जुर्माना देने से मना कर देता है तो उसके जो बहुत फर्टाइल और जो बहुत रिच रिसोर्सेस वाली जो लैंड्स थी उसमें जो अलायंस कंट्रीज थी वो कब्जा कर लेती हैं। अब होता क्या है कि जब उसके सारे रिसोर्सेस भी चले गए, जो दूसरे देशों में उसके जो लैंड्स थी वो भी जब चली गई, उसका गोल्ड भी चला गया और किसी भी प्रकार से जब कहीं से उसको कोई मदद नहीं मिलती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। होता क्या है कि 1923 में यूएसए जर्मनी की मदद करने के लिए आगे आता है और वो एक देवास प्लान बनाता है। उसको बोला गया देवास प्लान। अब इसमें होता ये है कि जो अमेरिका था वो जर्मनी को फंड देना शुरू करता है। अब जो फंड अमेरिका जर्मनी को देता है, जर्मनी उससे धीरे धीरे अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन कितने दिन तक भाई आप किसी के पैसे से, किसी के द्वारा दिए गए पैसे से कितने दिन तक आप आगे काम चला लेंगे। अब कुछ समय बाद जब जर्मनी के पास कोई ऑप्शन नहीं आता, इसके आगे की जो कहानी है वो जो देवास प्लान कैसे खत्म हुआ वो मैं आपको आगे समझाना शुरू करूंगा। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जर्मनी में और कैसे हालात बिगड़ते चले गए। होता क्या है कि जर्मनी अपनी इस क्राइसिस से बचने के लिए बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वो प्रिंट करना शुरू कर देता है। इतना ज़्यादा पैसा वो अपने आप प्रिंट करने लगता है कि जो मुद्रा होती है, जो पैसा होता है ना, उसका मनी का ना इन्फ्लेशन शुरू हो जाता है। अब जब आप ज़्यादा पैसा प्रिंट करने लगेंगे तो एक समय वो हो जाएगा कि वो जो पैसे की वैल्यू है धीरे धीरे वो घटती चली जाएगी, क्योंकि सभी के पास पैसा पहुंचने लगा। इतनी ज़्यादा मात्रा में पैसा वहाँ पर रुपए जर्मनी ने प्रिंट करना शुरू कर दिया कि हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए कि अगर आपको जरूरी सामान, जो घर के जरूरी सामान है उनको लेने के लिए, या अगर आपको एक पाव भी लेना है ना, पाव मतलब जो पाव रोटी आती है जिसको हम लोग ब्रेड रोटी कहते हैं, उसी को पाव रोटी कहा जा रहा है। तो जो पाव रोटी भी है उसको भी खरीदने के लिए लोगों को बैलगाड़ियों में पैसा भर भर के लेके जाना पड़ता था। इतने बुरे हालात हो गए। अब जैसे जैसे वहाँ जर्मनी की मुद्रा जो कि मार्क थी, जर्मनी की मुद्रा धीरे धीरे घटती गई, वैसे वैसे यूएस डॉलर के दाम बढ़ते चले गए। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल आज के समय का दे देता हूँ तो उससे आप लोगों को थोड़ा रिलेट करने में आसानी हो जाएगी। जैसे अपने यहाँ की जो इंडिया की जो करेंसी है उसका क्या नाम है? रुपया। अब आप देखिए कि जब 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो $1 इज इक्वल टू 1 रुपये, मतलब जो $1 की कीमत थी वो हमारी 1 रुपये के बराबर थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती गई और रुपए की कीमत घटती चली गई तो डॉलर की कीमत बढ़ती गई। आज का जो प्रेजेंट का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से इस सिनेरियो में $1 इज इक्वल टू 75 पॉइंट समथिंग पैसा। मतलब अगर आप $1 देंगे तो आपको उसके लिए 75 पॉइंट समथिंग पैसे, मतलब 968 पैसा है वो पे करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा रुपया गिर चुका है। अब आप समझिए कि 75 रुपीज़ एक तरफ और उधर केवल $1। तो यही उस समय जर्मनी की करेंसी के साथ भी हो रहा था। जर्मनी की करेंसी बहुत तेजी से गिरती जा रही थी। अप्रैल के माह में, इन द अप्रैल मंथ, वो 24,000 मार्क्स के बराबर पहुंच गया। मतलब $1 इज इक्वल टू 24 मार्क्स।
एंड इन द जुलाई वो पहुंच गया 3,53,000, मतलब 3,53,000 मार्क्स के बराबर $1 पहुंच गया। अगस्त में वो पहुंच गया इन द अगस्त $1 इज इक्वल टू 46,21,000। दिसंबर में ये और ज़्यादा बढ़ता गया और आप समझ लीजिए कि $1 की कीमत लगभग 9,88,60,000 मार्क्स के आसपास पहुंच गई। अब हुआ क्या कि छोटी छोटी चीज़ों में अब जब लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगी, बहुत लार्ज अमाउंट पे लोगों को पैसा लेकर जाने लगा और जरा जरा से छोटी छोटी सामानें मिलने लगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जर्मनी को फेस करनी पड़ी। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला अमेरिका ने। अभी आपको मैंने पहले देवास के बारे में बताया था, तो उसी पर वापस आते हैं। तो देवास एक प्लान बनाया जिसमें अमेरिका फंड देता था जर्मनी को, जर्मनी फ्रांस को वापस करता था और इसके बाद फिर वो पैसा यूएसए के पास, अमेरिका के पास चला जाता था। मतलब एक तरीके से जर्मनी कर्ज ले रहा था, किससे? यूएसए से। कुछ सालों तक जब तक ये कर्ज मिलता रहा सब कुछ ठीक चला। लगभग 1924 से लेकर 1928 तक के बीच का जो समय था वो लगभग ठीक रहा जर्मनी के लिए। थोड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट रहा जस्ट बिकॉज ऑफ द देवास प्लान। बट इन द इयर्स ऑफ डिप्रेशन, मतलब जब मंदी के समय आने वाले थे, जो मंदी का समय आया तो उसमें हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? उसमें हुआ ये कि अचानक से रातों रात जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये यूएसए का एक शेयर मार्केट है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट शेयर मार्केट विच इज सिचुएटेड ऑन द यूएसए कॉल्ड वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। होता क्या है कि रातों रात वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आपने देखा होगा कि 2008 में भी इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़ने को मिली होगी या सुनने को मिला होगा। 2008 में भी जब मंदी आती है, जब डिप्रेशन आता है, तो उसमें भी अमेरिका के जो बड़े बैंक्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में क्राइसिस स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो बैंक ऑफ मेटल्स वगैरह, ये सब बैंक ऑफ यूएसए, तो ये जो बड़े बैंक्स हैं ये धीरे धीरे क्या हुआ, बंद हो गए थे, जिसकी वजह से लोग रातों रात बर्बाद हो गए। तो ऐसा ही उस समय भी होता है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज पूरी तरीके से क्रैश कर जाता है 1929 में। और आपको मैं बता दूं कि एक दिन, ओनली 24 अक्टूबर को, सिर्फ एक दिन में 13 मिलियन शेयर्स बेच दिए गए। 13 मिलियन शेयर्स इन ओनली सिंगल डे, 24 अक्टूबर। ये डिप्रेशन रहा। इससे अगले 3 सालों तक, इन 1929 to 1932, नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल हाफ। मतलब कि इस क्राइसिस की वजह से जो अमेरिका का नेशनल इनकम थी, जो राष्ट्रीय आय थी, वो लगभग आधी हो गई। कितनी हो गई? लगभग आधी हो गई। अब होता क्या है कि जब अमेरिका के खुद के पास पैसे नहीं बचे, जब उसकी खुद की इनकम आधी हो गई, तो उसने किया क्या कि धीरे धीरे अब जो पैसा उसने जर्मनी को दिया था वो वापस मांगना शुरू कर दिया। अब जर्मनी के पास तो पहले से ही पैसा नहीं है, अब जो मदद देवास प्लान से मिल रही थी वो भी खत्म हो गई, ऊपर से अब यूएसए अपना पैसा वापस मांगने लगा। तो बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारी ऐसे क्राइसिस जर्मनी और उस आसपास के देशों में स्टार्ट हो गई। होता क्या है कि जो जर्मनी की इकोनॉमिक हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसकी इंडस्ट्रीज बंद होने लगी और 40% तक उसकी इंडस्ट्रीज 1929 में लगभग खत्म होने की कगार पे आ गई। वर्कर्स के पास काम नहीं था, वो लोग बहुत कम पैसे पे काम करने के लिए मजबूर हो गए। हालात यहाँ तक आ गए कि जो जर्मन में रहने वाले लोग थे वो अपने गले पे एक तख्ती टांगकर घूमते थे, जिसमें लिखा होता था कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। बेरोजगारी का इतना बुरा हाल था
कि वहाँ का जो युवा था, जो यूथ था, वहाँ का जो नौजवान व्यक्ति थे, वो दिन भर प्लेइंग कार्ड्स वाला ताश के पत्ते खेलते थे। जो ऑफिसेज होते थे वहाँ पे काम के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, और धीरे धीरे हालात इतने ज़्यादा खराब होते चले गए कि लोग जो बड़े व्यापारी माने जाते थे, जो बड़े बिजनेसमैन माने जाते थे, उनको भी सर्वाइवल का प्रॉब्लम होने लगा। उन्हें भी ये चीज़ लगने लगा कि शायद अब हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इधर एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, दूसरी तरफ वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसका भी मतलब कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं आ रहा था, वो भी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी। वहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो आर्टिकल नंबर 48 था, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 48 है, वो आर्टिकल नंबर 48 एक तरीके से वहाँ पर एक दोष की तरह था। उसमें एक कमी थी। कमी ये थी, आर्टिकल नंबर 48 ये कहता था कि अगर मतलब कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास ये पावर दी गई कि अगर उसको ये लगता है कि इमरजेंसी के हालात हैं, तो वो जो राइट्स थे, जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स थे, वो उनको रिड्यूस कर सकता है और पूरी तरीके से चाहे तो खत्म भी कर सकता है, जिसमें आपका द फ्रीडम ऑफ स्पीच, द फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट राइट्स थे वो भी शामिल थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब आप ये समझ लीजिए कि वहाँ की गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा अनस्टेब्लिशमेंट थी कि 239 डेज में, 239 दिनों में 20 कैबिनेट्स चेंज हो चुके थे। कितने? 20 कैबिनेट्स चेंज इन बिटवीन द 239 डेज। तो ये किसकी वजह से हो रहा था? ये आर्टिकल नंबर 48 की वजह से हो रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। ये तो एक सिनेरियो था जो अभी तक मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स क्या थी। मतलब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि जब हिटलर नहीं आया है, अभी जर्मनी पे हिटलर नहीं है, ये हिटलर के पहले के पार्ट थे। अब जो आगे के जो सिनेरियो, जो आगे के हम लोग वीडियो पे डिस्कशन करेंगे, जो भी आगे हम लोग बात करेंगे, तो उसमें ये देखेंगे कि हिटलर कैसे, अब हिटलर के बाद क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू enjoyed this video, and if you have any doubt, if you have any queries, you can ask me. Till then, bye bye, be happy.